Good morning to all. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. आज काफी समय हमारा खराब हो चुका है, लगभग 40 मिनट खराब हो गए हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, आप लोगों ने रिवाइज किया उसे? Yes, sir. हेलो। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन केवल 3 स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं, दुर्गेश, खुशी और पायल। बाकी ने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्यों सेंड नहीं किए? Sir, सर बना लिए, बस पीडीएफ बना के सेंड करना है। सेंड करना चाहिए था ना, संडे भी था बीच में। आप लोग पता नहीं क्यों जो भी असाइनमेंट या वर्क आपको दिया जाता है उसको करते नहीं है कि करके बैठ जाते हैं, सेंड नहीं करते। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम है, कैसे जानूंगा मैं, बताइए। हम्म। सर आज कर दें। 3 ही स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम में नोट्स या जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है अपलोड कर रहे हैं। बाकी एक दो को बोल देते हैं बीच में तो कर देते हैं, लेकिन 3 स्टूडेंट रेगुलर कर रहे हैं, खुशी, दुर्गेश और पायल। साक्षी, yes, sir. आपने क्यों सेंड नहीं किया? कर दिया था सर। सर बना लिए थे सर। सेंड किए क्या? Yes, sir. इनकम मेथड मैंने दोनों प्रोग्राम दे- सेंड कर दिए। ठीक है, तो इनकम मेथड में कोई कंफ्यूजन हुआ किसी को? यस सर, एक नेट नेशनल इनकम निकालना था ना, वो नहीं निकला। क्यों, हाँ, कहाँ प्रॉब्लम आई कैसे बताइए। कैसे मेरी निकालते हैं? वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक? यस सर। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, यस कहाँ सर। प्रॉब्लम आई यस बताइए। सर। नेट नेशनल साक्षी, इनकम। यस सर। तो नेट नेशनल इनकम निकालने में प्रॉब्लम आई, ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई? कोई कंपोनेंट या पर्टिकुलर समझ में नहीं आया या कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? वैल्यू थी सर, पर कैसे मतलब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो समझ नहीं आया। यूज कैसे करें? ओके, यस। ठीक है। चलिए, तो आज हमारा समय पहले ही खराब हो चुका है काफी, तो हम लोग नेक्स्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के या जो अभी हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस समय मैं आपकी प्रॉब्लम वहां पर देखता हूं, ठीक है? सर हाँ, तो हाँ बोलिए। सर वो ये जो मतलब प्रोडक्ट मेथड में सर वैल्यू उसमें जो नेट एक्सपोर्ट था सर, एक्सपोर्ट ऑफ द फर्म, हम्म। क्वेश्चन नंबर 10 में, तो सर उसे चूज हाँ, नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे? किसी फर्म का एक्सपोर्ट है यानी किसी फर्म की सेल में ऐड हो जाएगा वो। अगर टोटल सेल्स दी है तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू छोड़ देंगे। देखिए, कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को जो सेल कर रही होती है वो सेल दो तरह से कर सकती है। एक डोमेस्टिक सेल और एक फॉरेन। ठीक है, डोमेस्टिक सेल को हम जनरली सेल ही बोल देते हैं, और जो फॉरेन सेल करता है कोई कंपनी तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, अगर यहाँ जो न्यूमेरिकल में दिया है सेल्स ऑफ अ कंपनी और फर्म कुछ भी दिया है और इसके बाद अगर नेट एक्सपोर्ट दिया है तो हम क्या करेंगे? इस सेल जो नेट एक्सपोर्ट दिया है इस नेट एक्सपोर्ट को क्या करेंगे? हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मेन कंपोनेंट हमारा क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स। ठीक है।
अगर Yes. कंपनी की टोटल सेल्स यहां दी है तो नेट एक्सपोर्ट को इग्नोर कर देंगे, और टोटल सेल्स नहीं दी है, इस तरह से दिया है कंपनी सेल टू बी फर्म, ठीक है, कंपनी सेल टू गवर्नमेंट, इस तरह से दिया है तो वहां जरूर एक्सपोर्ट भी दिया होगा, नेट एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब आप इन तीनों की वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो आपको इस कंपनी की टोटल सेल मिलेगी। समझ गए? Yes, sir. हाँ, अगर सेल्स की वैल्यू कंबाइंड दी है उसके बाद ये कोई इस तरह से दिया है, ए सेल टू बी, बी सेल टू सी, बी सेल टू गवर्नमेंट, बी एक्सपोर्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तब हम वो सब कंपोनेंट हैं, सेल्स के सब कंपोनेंट हैं वो, ठीक है। Yes, sir. मेन कंपोनेंट हमारा क्या है? सेल्स है। अगर सेल्स के साथ ये सब कंपोनेंट कोई सा भी दिया हुआ है उसको आप इग्नोर करिए, लेकिन हाँ अगर मेन कंपोनेंट नहीं दिया है, इसको बाइफरकेट किया गया है कि ए सेल टू बी, बी सेल टू सी, ए सेल टू गवर्नमेंट, इस तरह से, इसका मतलब सेल्स की टोटल वैल्यू कहीं नहीं दी है, उसको डिवीजन में सब कंपोनेंट में डिवाइड करके दिया है, तो आप सभी कंपोनेंट को ऐड कीजिए, टोटल सेल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। Okay, sir. और कोई कंफ्यूजन? Sir, purchase of machinery on use for on use, sir. Question number 10 में sir. हाँ, देखिए कुछ तो- परचेज ऑफ मशीनरी है, Yes, sir. ठीक है, तो परचेज ऑफ मशीनरी कहाँ जाएगा? Sir, value added method. वैल्यू एडेड मेथड का कंपोनेंट है वो। Yes. देखिए एक चीज देखिए, आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मशीनरी क्या है? Fixed capital. फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट्स है, Fixed asset. फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स कैपिटल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। Yes, sir. अब अगर ये इंटरमीडिएट fixed- परचेज में आएगा ना? बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन की हेल्प के लिए यूज परचेज किया गया है, और इसी में डेप्रिसिएशन होगा। अगर यूज होगा फिक्स एसेट्स का तो इसी में डेप्रिसिएशन होता है। तो किसी भी फर्म के जितने भी परचेज हैं, चाहे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो, चाहे परचेज ऑफ मशीनरी हो, परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो, ये सब एज ए इंटरमीडिएट कॉस्ट ऐड किए जाएंगे। समझ गए? Yes, sir. हाँ, और कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, तो आगे बढ़े अब हम। Yes. हाँ, तो दो मेथड्स को डिस्कस करने के बाद अब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, यानी नेशनल इनकम को मेजर करने के तीसरे मेथड पे मूव करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, ओके, लिखा हुआ क्लियर एकदम? Yes, sir. ओके, तो देखिए जब हम लोगों ने वैल्यू एडिशन मेथड की बात की थी या प्रोडक्ट मेथड की बात की थी, तो हमने क्या किया था कि सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती थी उनकी मॉनेटरी वैल्यू का सम कर लिया प्रोडक्ट मेथड में। जब हम लोगों ने इनकम मेथड डिस्कस किया, तो इनकम मेथड में जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, या हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो इनकम जनरेट की थी, इनकम मेथड में हमने उस फैक्टर इनकम का सम कर लिया और डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम को मेजर कर लिया। ठीक वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स मींस कौन कौन से हैं देव? कंज्यूमर सेक्टर ऑब्लिक हाउस होल्ड Fourth sector. सेक्टर,
दूसरा पब्लिक प्रोड्यूसर और फार्म सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, एंड फोर्थ फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर बताए थे मैंने इकोनॉमी को आपको। यस यस सर। सर। अब देखिए प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। हम बात करते हैं बाकी 3 सेक्टर्स की, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। देखिए प्रोड्यूसर्स भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी कुछ कमोडिटीज का, कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और फॉरेन सेक्टर्स में भी कुछ सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। और जब तीनों सेक्टर्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, हम सम कर लेते थे, तो प्रोडक्ट मेथड से डोमेस्टिक या नेशनल इनकम मेजर हो जाती है। ठीक ऐसे ही मैंने आपको सेकंड मेथड में बताया कि ऑल 4 सेक्टर्स, जो 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, इन सभी सेक्टर्स में जितने हमारे नॉर्मल रेजिडेंट वर्किंग हैं, या 4 सेक्टर्स में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको जो भी फैक्टर इनकम रिसीव होती है, उस फैक्टर इनकम का अगर हम सम कर लेते हैं तो ये सम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम के बराबर हो जाता है। नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू को हमारे सामने एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। यस यस सर। यस सर। हाँ बोलिए। सर अभी जो क्वेश्चन देव ने पूछा उसमें आपने कहा था कि जो मशीनरी है उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स में प्लस कर देंगे, बट जी। सर वो जो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, इंटरमीडिएट कॉस्ट। यस सर, बट सर वो जो मशीनरी है वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो यूज ही नहीं हो रही है, वो तो कंजम्पशन के लिए है। तो मतलब सर इसमें लिखा हुआ था ना उसके क्वेश्चन में, मशीनरी परचेज्ड फॉर ओन पर्पस, कंजम्पशन पर्पस। अब देखिए इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वहां क्या लिखा है। इन्होंने मुझे बोला था मशीनरी परचेज्ड, ऑन पर्पस है कि प्रोडक्शन पर्पस है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया था। अगर ऑन पर्पस है तो देखिए अभी हम जब प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम या प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जब इस टॉपिक पे लौटेंगे, अगर आप बुक्स को देखेंगे तो हर मेथड के प्रिकॉशंस अलग अलग दिए हैं। हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रिकॉशंस को नहीं डिस्कस करेंगे, एक ही साथ तीनों मेथड के प्रिकॉशंस को डिस्कस करेंगे। वहां पर बताऊंगा मैं कि कब कौन से हेड को इंक्लूड किया जाएगा, कब कौन से हेड को एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जब मैं ये थर्ड मेथड डिस्कस कर लूंगा इसके बाद प्रिकॉशंस पे आएंगे हम लोग। ओके सर। समझ गए आरोही? यस सर। हाँ, इन्होंने मेंशन नहीं किया था मेरे को कि मशीनरी परचेज फॉर ऑन पर्पज है या प्रोडक्टिव पर्पज है, इन्होंने वहां बताया नहीं। मैंने स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन के लिए नहीं बताया, मैंने जनरलाइज आंसर दिया था इनके लिए। जब मैं इनके क्वेश्चंस पे आऊंगा, क्योंकि साक्षी ने भी कुछ प्रॉब्लम बताई है, देव ने भी कुछ प्रॉब्लम बताई है, तो हम जब एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे वहां इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो ये सारी इमेज क्लियर हो जाएगी वहां पर आपको। क्योंकि आज हम ऑलरेडी 40 मिनट टेक्निकल इश्यूज की वजह से गवा दिए थे, तो इसलिए मैं सीधे टॉपिक पे आ जाया। आज मैंने आपके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किया, ठीक है। यस सर। आरोही? हाँ ठीक है। तो जो मैं डिस्कस कर रहा था यहां पर आप आ गए, इतना समझ गए। जब भी हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात कर रहे होंगे, इन 4 सेक्टर्स में ही जो अगर
प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहे होंगे तो इन 4 सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उनकी मॉनेटरी वैल्यू का सम करेंगे और प्रोडक्ट मेथड से डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की वैल्यू का मेजरमेंट कर लेंगे। अगर हम बात इनकम मेथड की करते हैं तो इन 4 सेक्टर्स में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाएगी उस फैक्टर इनकम का हम सम कर लेंगे तो इनकम मेथड से हमें डीआई या एनआई की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम इन्हीं 4 सेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए चूंकि यहां पर एक्सपेंडिचर है तो बाकी दो मेथड के अकॉर्डिंग इसके भी नाम से जो इसका टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड, यहां से क्लियर इमेज आ रही है कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, डीआई या फिर एनआई को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम जो 4 सेक्टर्स में, ऑल 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इन चारों सेक्टर्स में जो भी एक्सपेंडिचर इन 4 सेक्टर्स में किया जाएगा उस एक्सपेंडिचर का अगर हम सम कर लें तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से डीआई या एनआई की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए ये एक्सपेंडिचर कैसा होगा, कौन सा होगा, इस पे हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंज्यूमर सेक्टर है, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। यस सर। यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पर कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे। ठीक है? सेम ऐसे ही प्रोड्यूसर सेक्टर है या फर्म सेक्टर है, ये जो कैपिटल नेचर की गुड्स हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को परचेज नहीं करता, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लैंड हो, एंटरप्रेन्योर हो, वर्कर्स हो, रॉ मटेरियल हो, इनको परचेज करता है। ठीक है? यस सर। हाँ, ऐसे ही गवर्नमेंट भी पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है। जैसे पब्लिक वेलफेयर में किसी नदी पर कोई ब्रिज बनाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद से सीमेंट प्रोडक्शन करेगी, खुद से उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल रेडी करेगी? नहीं, क्या करती है, वो मार्केट से ही परचेज करती है। यानी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, गवर्नमेंट भी परचेज करती है। यानी गवर्नमेंट भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करती है। सेम हम यहां फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं तो जिस इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर अवेलेबल होता है, प्रेजेंस होता है, तो वहां पर 2 तरह के एक्सपेंडिचर आपको दिखाई देंगे। एक एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट एंड सेकंड एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स। यानी हमारी ही इकोनॉमी में कुछ लोग, कुछ ट्रेडर्स, कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही होंगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर रही होंगी, और कुछ कंपनीज, कुछ प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे होंगे, यानी इंपोर्ट कर रहे होंगे। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करते हैं उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है, और जब भी हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करते हैं उसे इंपोर्ट बोला जाता है।
फॉरेन सेक्टर का इकोनॉमी में बस इतना ही काम है कि ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई फॉरनर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर कर रहा है। और अगर हम किसी कंपनी से या किसी फॉरनर से कुछ गुड्स एंड सर्विस या मटेरियल परचेज कर रहे हैं, यानी हम फॉरेन की गुड्स एंड सर्विसेज पर कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, सर वॉइस क्लियर नहीं आ यानी रही है चार, सर। किसे वॉइस क्लियर किसे किसे नहीं आ रही है देव के अलावा? खुशी वॉइस क्लियर है? बस यस वो सर। बोर्ड अच्छा से तो नहीं सर दिख देव को आवाज नहीं जा रही है। देव आप अपना नेटवर्क एरिया थोड़ा चेंज कीजिए, नेटवर्क एरिया में आइए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी। ठीक सर है, वीडियो भी सर क्लियर से नहीं दिख रहा सर। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो ना तो वीडियो सही से दिखेगा आपको, ना ऑडियो क्लियर होगा। बाकियों को हो रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क वीक है। थोड़ा अच्छा सर। डिस्प्लेस हो जाइए वहां से। ठीक है, यस सर। हाँ। तो देखिए, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको बता दिया कि ऑल फोर सेक्टर्स में जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, और एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स का होगा। एक एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेकेंड एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे प्रीवियस प्रोडक्ट मैटर में हमने बात की कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो फाइनल होती हैं, रेडी टू सेल होती हैं, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी होती हैं, उन्हें हमने फाइनल गुड्स बोला था। और ऐसी गुड्स जिनमें अभी भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं, जिनमें अभी भी वैल्यू को ऐड किया जा सकता है, जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही हैं, उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। और अगर इंटरमीडिएट गुड्स पर, जैसे रॉ मटेरियल पर अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। और ऐसे गुड्स जो रेडी टू यूज हैं, कंज्यूमर के लिए यूज करने के लिए रेडी हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हैं, उन्हें फाइनल गुड्स बोलते हैं। और अगर फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो हम उसे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बोलेंगे। और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको केवल उसी एक्सपेंडिचर को सम करना है जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज पर किए गए एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है? यस सर। यस। हाँ, तो सेम वही उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को, यानी डिफिनेशन को, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो अनुष्का बताइए, इन एक्सपेंडिचर मेथड को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम, तो आप क्या बोलेंगे? सर एक्सपेंसेस, सर जो हाउस होल्ड एक्सपेंस करते हैं उसका अगर हम लोग सम टोटल करते तो नहीं, फिर बाकी तीन मैंने कहा ऑल फोर सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। चारों सेक्टर्स आपको एक साथ इंक्लूड करना है, किसी एक को नहीं, क्योंकि सम चारों टोटल ऑफ सेक्टर्स अभी फाइनल मैंने एक्सपेंडिचर। हाँ, सम इट इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने बताया था ना कि एक्सपेंडिचर्स के दो पार्ट होंगे, एक्सपेंडिचर दो टाइप्स में आपको दिखेगा। एक मिनट में चेक करता हूं।
अभी ठीक है? सर अभी भी अभी ब्लर ठीक आ है? रहा है। अनुष्का, वीडियो क्लियर है? नो सर, ब्लर है। ओके, आप लोग मीटिंग में रहिए, मैं रिज्वाइन करता हूं। अभी ठीक है वीडियो? यस सर। हेलो, यस सर। अभी ठीक है? ओके, तो चलिए Yes, स्टार्ट करते हैं। सेम उसी मेथड से लिखा जाएगा, बस इसमें जो मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन का प्रोसेस, उसको ही चेंज कर देना है। जैसे इनकम मेथड में हम क्या करते थे, सम ऑफ फैक्टर इनकम, यहां करेंगे क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बस इतना चेंज करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हेलो, सर इसमें नॉर्मल रेसिडेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे? बिल्कुल रहेगा। अगर आप डोमेस्टिक इनकम के डेफिनेशन में क्वेश्चन दो तरह से मैंने बताया था, जैसे हमने प्रीवियस डेफिनेशंस में इनको डिस्कस किया, सेम वैसे ही रहेगा। अगर आप डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन और मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन हो जाएगी। और आप लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट, तब एक्सपेंडिचर मेथड से ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है? यस सर। हाँ, तो देखिए दोनों चीजें एक साथ लिखते हैं। अकॉर्डिंग, लिखते चलिए मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम ऑब्लिक डोमेस्टिक इनकम कैन बी में, सॉरी कैन बी नहीं लिखना है, एंड डोमेस्टिक इनकम measured in the terms of expenditure या terms of sum of expenditure made on final goods and सर्विसेज। ठीक है, यहां तक सेम है, देखिए। ठीक है, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे लिखिएगा, इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका सम के फॉर्म में, सम की टर्म में एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विद, अब देखिए यहां हमने नेशनल इनकम पहले लिखा है,
तो हम यहां क्या पहले क्या लिखेंगे, बाय नॉर्मल रेजिडेंट, बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। इसके बाद ऑब्लिक देके डोमेस्टिक इनकम लिखा है, तो यहां हम ऑब्लिक लगाएंगे और लिखेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यस सर, यस। हाँ। अब आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आप यहां नेशनल इनकम टर्म यूज करेंगे, डोमेस्टिक इनकम को हटा देंगे और यहां बाय नॉर्मल रेजिडेंट टर्म यूज करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी को हटा देंगे। अगर आपसे बोला जाता है एक्सप्लेन टू एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो यहां पर आप नेशनल इनकम को हटाएंगे, डोमेस्टिक इनकम टर्म यूज करेंगे और यहां बाय नॉर्मल रेजिडेंट टर्म को रिमूव करेंगे और विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी टर्म यूज करेंगे। ओके, ओके सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बाकी दोनों मेथड्स में कंपोनेंट्स की बात की थी, तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड में कंपोनेंट्स की बात करें तो यहां पर भी आपको सेक्टर वाइज 4 कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेंडिचर किसका होगा, हाउस होल्ड सेक्टर का, हाउस होल्ड सेक्टर का। ठीक है, या हम यहां लिख सकते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहला सेक्टर हमारा क्या है, हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होगा, और इसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहां शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में इसे कहा जाता है PFCE। पायल, यस सर। हाँ, क्या लिखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में इसे शॉर्ट में कहेंगे PFCE। यस। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स का कि व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैसे एक्सप्लेन करेंगे पायल? देव, यस। कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? संध्या, संध्या, आरोही, Yes, sir. Sir, it is the हाँ total बेटा, expenditure. It is the total expenditure incurred by household sector of an economy for purchasing goods and services. बस फॉर परचेसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि यहां फाइनल टर्म यूज हुआ है ना। Yes, sir. हाँ, क्लियर है, समझ गए सभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस। यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द अमाउंट विच इज
spent or expenditure by household sectors on various final goods and services। यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर किया जाता है वो किसे शो करता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट करता है। क्लियर है? लिख सकते हैं कि लिखूं मैं यहां पर? तो लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही एक हेडिंग डाल के शॉर्ट में लिख लेना, दो लाइन की डेफिनेशन होगी। ठीक है? यस हाँ, सेकंड हमारा सेक्टर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, मशीनरी या फिक्स असेट्स को परचेज करता है, रॉ मटेरियल को परचेज करता है। ठीक है? यस और प्रोड्यूसर सेक्टर देखिए, जो भी जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, जो भी परचेज करेगा, उसको हम कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ गए? यस सर। जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोड्यूसर हूं और मैंने आइसक्रीम प्रोडक्शन करने का एक प्लांट मुझे लगाना है और मैंने आइसक्रीम मेकिंग के लिए एक मशीन परचेज की। तो ये मशीन मैंने किस लिए परचेज की? फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए, फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए ली। तो यानी मेरा जो एक्सपेंडिचर है ये मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया है। यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर में जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है हम उसको क्या बोल देते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है? यानी हाउस होल्ड सेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर सेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके? यस सर। यस सर। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी या कोई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है तो उस प्रोड्यूसर के पास, या कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करता है तो उस कंट्री के पास जो कैपिटल है या जो असेट्स है उसका स्टॉक बढ़ जाता है। यस सर। और इज चेंज इन स्टॉक यानी इंक्रीज इन स्टॉक को हम टेक्निकल टर्म में कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, पूंजी का निर्माण कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन टर्म सुना है किसी ने? यस सर। यस सर। यानी जब भी कोई प्रोड्यूसर या कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करता है तो ये इन्वेस्टमेंट नई कैपिटल का क्रिएशन करता है, फिक्स्ड असेट्स के स्टॉक में इंक्रीज करता है, और ये फिक्स्ड असेट्स के स्टॉक में इंक्रीजमेंट या इन्वेस्टमेंट से न्यू कैपिटल क्रिएशन को इकोनॉमिक्स की टर्म में कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो प्रोड्यूसर सेक्टर का कंपोनेंट होगा, कहीं कहीं आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ होगा और कहीं कहीं आपको कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा। क्या दिया होगा?
कैपिटल फॉर्मेशन। अब थोड़ा यहां ध्यान देना है, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल यहां दिया था वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का दिया, मैंने अपना दिया, लेकिन अगर बात हम किसकी कर रहे हैं, किसी एक कंट्री, किसी एक नेशन की इनकम की कर रहे हैं, नेशनल इनकम की कर रहे हैं ना। यस सर। तो वहां क्या कोई एक प्रोड्यूसर होगा, एक फर्म होगी? नो सर। नहीं, नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, और जब नंबर ऑफ फर्म होंगी, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होंगे, तो इन सभी प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। यस सर। यानी सभी फर्म्स ने कैपिटल फॉर्मेशन किया होगा, किया होगा। यस सर। यानी हम किसी इकोनॉमी में जितने प्रोड्यूसर हैं, जितनी फर्म्स हैं, उनने जितना इंडिविजुअली कैपिटल फॉर्मेशन किया है, सभी का सम कर लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। या तो अब देखिए, आपके पास प्रोड्यूसर सेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए, एक आ गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब दोनों में से न्यूमेरिकल में आपको या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया होगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा। दोनों टर्म्स एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम इन दोनों कंपोनेंट को दो अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये दो टर्म्स हमारे सामने आ जाती हैं। अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और अगर इसे हम इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट के फॉर्म में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट के फॉर्म में अगर इसी टर्म को डिफाइन करेंगे तो यही कंपोनेंट किस में चेंज हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है। अब देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो सब कंपोनेंट होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो सब कंपोनेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं और कौन से होते हैं, हम उनको कल डिस्कस करेंगे जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इक्वेशंस का डेरिवेशन कर रहे होंगे, उस समय हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल कंपोनेंट्स को समझिए, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए, हाउस होल्ड का कंपोनेंट हमारे पास आ गया और प्रोड्यूसर सेक्टर का कंपोनेंट हमारे पास आ गया। अब हमारा तीसरा सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जिन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करती है उसका सम क्या कहलाता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर सर एक क्वेश्चन। बोलिए सर ऊपर बोलिए। आपने जो बताया प्रोड्यूसर सेक्टर का एक्सपेंडिचर, आ रही है? सर उनको हम फिर से बोलिए, आपकी आवाज बंद हो गई थी। सर ऊपर आपने जो बताया प्रोड्यूसर सेक्टर का एक्सपेंडिचर, उनको हम लोग अलग से क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि जो कंज्यूमर खरीदेंगे उनमें तो वो ऑलरेडी इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो कैपिटल के पार्ट्स होते हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। तो वो बिल्कुल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो जी। देखिए, हाउस होल्ड केवल कंज्यूमर गुड्स को परचेज करेगा। आपको बताई थी मैंने,
कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यस यस सर। हाँ, तो हाउस होल्ड केवल कंज्यूमर गुड्स को परचेज करेगा, वो कैपिटल गुड्स को परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी कोई नीड नहीं है। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये कैपिटल गुड्स को परचेज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल ही कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। समझ गए? सर कैपिटल हाँ, गुड्स समझ गए? सर कैपिटल गुड्स का ये डिफिनेशन था ना कि वो जिस पर्पस के लिए यूज होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स। बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बिल्कुल तो सर जो फर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स खरीदेंगे मशीनरी, उनको हम लोग मानेंगे कि वो कैपिटल गुड्स हैं। जो वो जी। खरीद रहे हैं, जो एक्सपेंसेस वो लोग उस पर इनकर कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली वो लोग जो गुड्स बेचेंगे उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कॉम्पनसेशन। तो मतलब उसका प्राइस जो है वो गुड्स में ऐड हो रहा है, फिर जो कंज्यूमर है वो उस गुड को खरीद रहा है, मतलब कि उसमें उस मशीनरी का प्राइस तो ऐड हो ही रहा है, तो फिर क्यों ऐड करे अलग से? यहां देखिए मशीनरी का प्राइस कैसे ऐड हो रहा है। यहां भी हम फाइनल टर्म यूज कर रहे हैं, यानी जब हम कंज्यूमर गुड्स को मेजर कर रहे होंगे तो केवल फाइनल कंज्यूमर गुड्स को ही परचेज करेंगे, सॉरी इंक्लूड करेंगे। यहां देखिए लिखा है, जैसे आप जो क्वेश्चन बोल रही हैं वो जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रही हैं, थोड़ा उससे अलग हटिए। जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है आरोही। हाँ, अब कंप्यूटर देखिए हाउस होल्ड परचेज कर लेगा तो ये कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी, ठीक है। और अगर कंप्यूटर प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज कर लेगा तो ये कैपिटल गुड्स हो जाएगी, ठीक है। यहां तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो टरबाइन है, टरबाइन सुना है? यस सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, ठीक है। अब ये जो टरबाइन है, टरबाइन का परचेज कभी क्या कोई हाउस होल्ड करेगा? नो सर। नो सर। और अगर करता है तो उस समय वो कंज्यूमर काउंट नहीं होगा, हाउस होल्ड काउंट नहीं होगा, फिर वो प्रोड्यूसर की लिस्ट में आ जाएगा। सर ये तो मैं भी मान रही हूँ, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टरबाइन वो खरीदेगा प्रोड्यूसर, उसका जो प्राइस वो उसके लिए पे करेगा, उस प्राइस को वो जो सर्विस वो दे रहा है उसमें वो इंक्लूड करेगा ना कॉम्पनसेशन के लिए? कैसे? सेल करने के लिए? नो सर, जो दूसरा गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, टरबाइन नहीं, उसके अलावा जो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी इसने प्रोड्यूस किया, इसकी कॉस्ट में टरबाइन ठीक है, की कॉस्ट वो इंक्लूड करेगा ना इसमें ना? यस सर, इंक्लूड करेगा ना? इसमें देखिए टरबाइन बिल्कुल सुनिए बिल्कुल इंक्लूड करेगा, बिल्कुल इंक्लूड करेगा। देखिए इसका प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर सेक्टर का, ये इलेक्ट्रिसिटी है ना? यस सर। अगर किसी प्रोड्यूसर ने टरबाइन के यूज से इलेक्ट्रिसिटी बना दी तो इसने जो टरबाइन यूज किया इसका वैल्यू इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने टरबाइन तो किसी प्रोड्यूसर से खरीदा होगा ना, टरबाइन तो क्योंकि कैपिटल गुड्स जो सेल कर रहा है वो भी तो प्रोड्यूसर है, वो कंज्यूमर नहीं है ना, है ना? यस सर। हाँ, तो उसने जो टरबाइन को प्रोड्यूस किया होगा उसकी वैल्यू आप कहां पे इंक्लूड करेंगे, ये बताइए। उसने जो टरबाइन को प्रोड्यूस किया होगा उसकी वैल्यू। हाँ, तो इसलिए तो यही कंज्यूमर है। ये सर समझ गए भाई, है ना? हाँ, इसलिए हम एवरी स्टेप्स पर केवल इसीलिए हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, इंटरमीडिएट की हम बात ही नहीं कर रहे, इसीलिए बार बार टर्म इसमें यूज किया है। देखिए यहां भी यूज किया, इसको भी एक्सपेंडिचर किया मैंने,
एक्सपेंडिचर मेथड की कॉन्सेप्ट दिया, वहां पर भी मैंने आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसीलिए बोला। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन आपने क्या किया कि केवल प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड का रिलेशन देखा, लेकिन उससे नीचे भी तो एक रिलेशन बन रहा है कि टरबाइन भी तो कोई प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को इग्नोर कर दें, हम ये मान लें कि टरबाइन ए प्रोड्यूसर ने परचेज किया और उसकी वैल्यू को इलेक्ट्रिसिटी में ऐड करके हाउस होल्ड को दे दिया, यहां तक ठीक है। लेकिन ये टरबाइन तो हाउस होल्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना ये खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये किसी थर्ड पर्सन से परचेज कर रहा है जिसको उसने प्रोड्यूस किया है। समझ गए? यस सर। ओके, तो अब देखिए सेम हम थर्ड सेक्टर पे आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे आते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के कंडीशन में गवर्नमेंट भी इसे प्रोड्यूसर सेक्टर की तरह ही या कंज्यूमर सेक्टर की तरह ही कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है और उन पे एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में इसको भी GFCI बोलते हैं, GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हेलो, यस सर। क्लियर है? यानी ये हमारे थर्ड सेक्टर का कंपोनेंट हो गया GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अब आता है हमारा फोर्थ सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो फॉरेन सेक्टर में मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर आपको दो तरह से एक्सपेंडिचर देखने को मिलेंगे। एक एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट, इसको शॉर्ट में हम एक्स कह देते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? एक्स बोल देते हैं, कैपिटल एक्स। और दूसरा हमें यहां पर मिलेगा एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स, एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स, इसको हम शॉर्ट में कैपिटल एम बोल देते हैं, अल्फाबेट कैपिटल एम। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और यहां पर देखिए आपको फोर्थ सेक्टर के दो कंपोनेंट मिल गए, एक है एक्स, दूसरा है एम। तो ये हमारे चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर कंपोनेंट हो गए हैं। और इन्हीं एक्सपेंडिचर कंपोनेंट का सम जो भी मिलेगा वो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल या डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। कुछ पूछना है? संध्या, पायल, देव, किसी को कुछ पूछना है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? नो सर। नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपनी टॉपिक को यही स्टॉप करते हैं। कल हम इसको मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे, मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? ओके सर। आज का आपका असाइनमेंट है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और अपलोड करिए। आज मैं कल मैं किसी का भी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, मुझे सभी से काम चाहिए। ठीक है? दूसरा असाइनमेंट आपका ये है जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड्स को डिस्कस किया है। नोट्स बनाइए और मैं एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा आज,
आप उस असाइनमेंट में उसको अपलोड कीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके सर। आरोही, संध्या, अनुष्का, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जिस दिन बोल देता हूं उस दिन आप अपलोड कर देते हैं, उसके फिर भूल जाते हैं। आज जितनों ने क्लास अटेंड की है सबका असाइनमेंट मुझे शाम तक चाहिए, अदरवाइज मैं क्लास में डिफॉल्टर लिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। हाँ चलिए, कल हम इसे मैथमेटिकल टर्म में कल डिस्कस करेंगे। आप क्लास लेफ्ट कर जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। ओके।